नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 9 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आपको बुद्धा एस चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बुद्धा एस को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन था कि करंट अफेयर को किस तरह से तैयार करना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें टोटल एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। उसका भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। चलिए हम अपना आर्टिकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल डिस्कस रहेगा वो भारत और नेपाल के बीच में जो बाढ़ की जो समस्या है उसके प्रबंधन में सुधार की ज़रूरत से रिलेटेड है। दूसरा जो आर्टिकल है, भारत ने यूएनएसए में जो अपना अध्यक्षता ग्रहण किया है अगस्त महीने के लिए, उससे संबंधित है। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल भारत और नेपाल के प्रबंधन सुधार की ज़रूरत को लेके है। इसको आप जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ ये है कि सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है बिहार में सबसे ज़्यादा क्या आता है, बाढ़ की समस्याएं आती है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 75% आबादी बाढ़ से तबाही होती है हर साल। ये हर साल की बात की जा रही है, कोई एक साल नहीं है कि 2021 में आया है तो ये 21 है। हर साल ये बाढ़ आती ही आती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में जो प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्र कितना है, 16.5%। भारत का जो ये क्षेत्र आबादी है, ठीक है, उसको जो प्रभावित करेगा ये 21.1%। ये फैक्ट है। उसके बाद बिहार के जो क्षेत्र है, ओके, ये भारत के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है कि टोटल भारत के क्षेत्रों में। अब है कि बिहार के जो क्षेत्र है उसमें 73.06%, समझ सकते हैं आप, लगभग 75% के हिस्से बिहार प्रभावित होता है बाढ़ों से हर साल। 94,160 किलोमीटर प्रभावित होता है। उसके बाद देखेंगे ये खास तौर पे कहाँ पे होता है, जो सटे हुए बिहार से जो सटे हुए उत्तरी बिहार है उसमें देखते हैं। इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि ये किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, ये आपका हो गया नेपाल, ये नेपाल का बॉर्डर है, ये जितना भी देख रहे हैं ये होगी बिहार। अब बिहार में क्या होता है, यहाँ से कौन सी नदी आती है, देखिए कोसी नदी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ये कौन सा क्षेत्र है, हिमालय का, ये हिमालय का क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं गंडक भी आती है, बूढ़ी गंडक आती है, कमला बलान आता है। तो ये सारे नदी आते हैं जो बिहार के किस क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में। कहाँ से, पहाड़ से। इसकी जो फ्लो होती है, बहने का जो फ्लो होता है वो बहुत स्पीड होता है, फास्ट होता है। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से, इसका कारण भी देखेंगे क्या कारण है। उसके बाद इसमें हम कारण को डिस्कस करेंगे कि ये बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। इसको हम देखेंगे। पहला जो कारण है वो प्रकृति कारण। प्रकृति कारण में हम देखेंगे नेपाल से सटा हुआ बिहार है, और नेपाल का ही एक अभी जो हिमालय है ये एक युवा बताया जाता है, ये हिमालय अभी युवा है, और यहाँ पे जल की ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होती है। और यहाँ से बिहार में नदियाँ जो है कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, ये सारी नदियाँ कहाँ पे आती है, नेपाल के तराई क्षेत्र और बिहार के मैदानी इलाके में बहती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रकृति कारण के साथ साथ ये जो नदियाँ होती है अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद लेके आती है, मतलब रेत लेके आती है, पत्थर लेके आती है, गाद लेके आती है। ये जो नदियाँ लेके आती है, तो उससे आगे अपने देखेंगे कि उससे क्या होता है। उससे ये होता है कि मान लेते हैं कि नदी है, और नदी में यदि गाद जमा हो जाएगा, नदी का लेयर है, मान ली ये नदी है, इतना तक गाद जमा हो गया। अब जो इसमें पानी आने का कैपेसिटी था 100 लीटर, अब ये कितना आएगा, 80 लीटर आएगा। 20 लीटर तो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा ना, बाहर चली जाएगी ये। तो ये जो गाद है जो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आती है, और ये समस्या आती है कि नदियों का, नहरों का लेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद मानव निर्मित कुछ कारण हैं। उसमें मानव निर्मित कारण में होता है तट बनाना, तटबंधन। बाढ़ से बचने के लिए बहुत सारे नदियों पे तट बनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से तट को प्रभावित होना चाहिए, ओके, उसका प्रमाण लेकिन मिलता नहीं है। तट से कोई फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और उससे भी ज़्यादा होता है कि तट का अतिक्रमण भी होता है बहुत ज़्यादा। तट का अतिक्रमण मतलब कि देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके बगल में है, इसमें कभी कभी ऐसा भी बताया गया है कि चूहे इसमें कर देते हैं, तो इससे तट क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है।
ये सारे आप न्यूज़ को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तट की कटाई कर देती है क्योंकि कि जब बारिश नहीं होती है, सूखा का टाइम होता है, तो तट को काट के क्या कर दिया जाता है, बाढ़ के लिए यहाँ पे बना दिया जाता है, या फिर नदियों के ऊपर, नहरों के ऊपर बांध दिया जाता है। तो ये सारी समस्या आती है किसके लिए, बाढ़ के लिए। ओके, उसके बाद उसके साथ राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में क्या हो जाता है, जो 1995 में कोसी का जो संधि बना था और जिस तरह से देख रेख का और जिस तरह से इसमें वादा किया गया था, उस वादे को प्रभावित करने में असफल रही। इसके अलावा बाढ़ के लिए जो भी मामला है नेपाल के साथ, वो उदासीनता दिखती है। जो जिस तरह से अभी के सिचुएशन में, अभी के हालात में आप देखेंगे कि नेपाल किस तरह से ट्रीट कर रहा है। नेपाल में कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या आ रही है, जो बार बार ये बाढ़ के कारण, और हम ये कोसी नदी को सिर्फ और सिर्फ एक रूप में देख पाए हैं, विद्युत उत्पादन होता है, यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। उसके अलावा उसको छोड़ के कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, खास करके नुकसान ही होता है। अगला पॉइंट है कि जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई जब हो जाती है तो ये होता है कि जब पानी फ्लो करता है, पानी आती है, तो उसके साथ गाद जो आता है या पत्थरें आती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आती है, मिट्टियाँ कट के ज़्यादा से ज़्यादा आती है। जिस कारण से हमने पहले ही देखा, उससे क्या होता है, नदी का या फिर नहरों का लेयर जो होता है, अस्तर जो होता है, वो मिट्टी से भर जाता है, जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी होती है, जल को कंज्यूम करने की कैपेसिटी, वो कम हो जाता है। इन चीज़ों के लिए ये वन को कटाई करने से रिलेटेड है। और उसके बाद वनों को यदि काट दिया जाता है तो पशु जो चारा, क्यों वनों को काटा जाता है, पशु चारा, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाना, कृषि योग्य जमीन बनाना, इनके लिए हम क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं। उसके साथ साथ जब आप किसी भी कारण का बात करेंगे आपदा प्रबंधन में, तो आप ये जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी कारण है, इसको देना कभी नहीं भूलेंगे। ये कारण हमारे यहाँ पे है। आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, ये बारिश पानी यहाँ पे आता है। तो ज़्यादा पानी यदि वर्षा होगी तो ये तीव्र होगा, इनकी जो फ्लो होगी काफ़ी बढ़ जाएगा, पानी का लेयर बढ़ जाएगा, जिससे कि बाढ़ आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं कि बाढ़ से प्रभाव क्या पड़ता है। पहला जो प्रभाव है वो जीवन और संपत्ति पे नुकसान होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुल, सड़क, स्कूल, आपने किस तरह से देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि सड़क टूट के बह गई, पुल टूट के बह गया, या फिर सरकारी कोई आवास बना था उसको बह जाना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद बुनियादी जो हमारी संपर्क होता है, सड़कें टूट जाना, उससे संचार के लिए, और बिजली जो संयंत्र होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें चला जाता है, राइट। तो इनसे क्या होती है, हमारी जो संपत्ति होती है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाता है। उसके बाद विस्थापन, जो व्यक्ति ये बाढ़ से प्रभावित होकर कहाँ पे आ जाते हैं, शहरों पे आते हैं, रोड पे आ जाते हैं, और फिर जब वो घर वापस होते हैं उनको पुनः स्थापित करने में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। उनका घर टूट जाता है, उनका घर बह जाता है, उनकी संपत्तियां जो होती है, जैसे जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ओके, तो ये सारी चीज़ें बह जाती है। तो कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को फिर से अपना घर जुटाना पड़ता है, और फिर अगला साल आएगा फिर वही हाल होगा। ये कहीं ना कहीं ये सारी समस्या है। उसके बाद पशु भी होती है, वो भी बह के चली जाती है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे प्रभावित होता है, प्रभाव होता है। गरीब इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होते हैं। गरीब का क्या होता है, कृषि योग्य जो भूमि होता है वो नष्ट हो जाता है, और यदि फसल नष्ट हो जाता है जिसके कारण उनको जो पूरे साल उनकी जो उपज होनी चाहिए वो जो खाएंगे, उनके लिए उनके पास अनाज नहीं होता। तो गरीबों की आजीविका चलाना या फिर वो अनाज को बेच के उनके पास मनी आना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाता है, राइट। उसके बाद कृषि के हजारों, जो हमने बात ही किया कि कृषि से जो जल भरा हो जाता है, जिससे फसलों का भारी नुकसान होता है। उसके बाद कम निवेश, सरकारों के द्वारा बाढ़ के यहाँ पे सरकार को पता है कि बिहार के इस क्षेत्र में बाढ़ आएगा, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे निवेश कम करेगी, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी निवेश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से अगले वर्ष फिर से बाढ़ आएगा, और ये जो मैंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा होगा इनको फिर से बहा के लेके चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें जिससे कि हमें नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जनता तक पहुँचती है। यदि जनता निवेश किया जाएगा सरकारों के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, तो यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, तो यहाँ पे इन लोग को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो रोजगार खत्म हो रहा है ना। ये सारे नुकसान यहाँ पे प्रभावित होते हैं बाढ़ के कारण। उसके बाद इसका उपाय बताया जाता है राइटर के द्वारा क्या करना चाहिए। राइटर के द्वारा बताया जाता है कि बाढ़ को आने से पहले ही आपको प्रिपरेशन इसका करना चाहिए, इसकी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे नदियों पे तट बनवाना,
जो तकनीक होती है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो तकनीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी तकनीक है, देख सकते हैं विज्ञान विशेषज्ञता, ठीक है, तो इन तकनीकों को आप अडॉप्ट करिए, इन मॉडल को अडॉप्ट करिए जो सफलतापूर्वक है। जैसे आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब अमेरिका में पहले बहुत बाढ़ आती थी, लेकिन अब इन्होंने इतना अच्छे से, और चीन खासकर, दोनों जगह इतना अच्छे से इन पे बनाया गया है सिस्टम और चैनल बनाया गया है, जिसके माध्यम से अब इनको कम करने में ये सफल हो गए, यानी कि इनकी जो बाढ़ की समस्या है ये कम हो गया है। उसके बाद है तटबंधों का सुदृढ़ीकरण करना, मतलब जो तट होता है उसको आप रिपेयरिंग करते रहे, बार बार टाइम टाइम पे क्या करें, रिपेयरिंग करें। ये ना कि आपने एक बार बना दिया और उनको छोड़ दिया, आपने भूल गया कि अब इसको क्या करना है, जिससे क्या होता है ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद और चीज़ें ये होता है कि भारी से भारी जो संख्या होता है, जैसे ये नहर गई हुई है या नदी गई हुई है, इसके आसपास ही गांव रहते हैं, इन चीज़ों को भी आपको सेटल करने की ज़रूरत है कि जो नहर गई है, जिस रास्ते से गई है, उनके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का विस्तार ना हो, क्योंकि ये यहाँ पे टूटेगी तो नुकसान होगा। यदि यही घर यहाँ पे रहता तो कुछ ना कुछ वे चेंज करके इनको बचाया जा सकता था। ये सारी समस्याएं इनके पास है, इनको उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रैक्टिस है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी ज़रूरत है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का खासकर भारत और नेपाल के बीच में जो जागरूकता है, इनके बीच में जो परामर्श होना चाहिए, संधियाँ होनी चाहिए, इससे किस तरह से आपको इसको टैकल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अधिक से अधिक संवेदनशील जो आवश्यकता है, ठीक है, जैसे आवश्यकता है जलवायु असंतुलित हो रहा है, सतत विकास, इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है विनियमन, हमने बताया कि बाढ़ में जिस तरह से मैदानी इलाकों में नुकसान होता है उससे कम करने के लिए जो आप हमारे जो तात्काल कारण है, आप तात्कालिक कारण के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी उपाय देखिए कि क्या किया जा सकता है, दीर्घकाल में भी क्या इसका उपाय हो सकता है, इस पर भी अब राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है। निष्कर्ष में ये बताया जाता है द्विपक्षीय समझौता होना चाहिए। ये राइटर बात कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में एक पैनल होना चाहिए जो अलग से बनाया जाए और ये समर्पित होना चाहिए इन बाढ़ प्रभावित का, ये इसका अध्ययन करे, ये जो जितने भी संकट आता है इन दोनों को मिल के, ये दोनों इसका संकट करे, अध्ययन करे, आकलन करे और इसके समाधान के लिए। उसके बाद है कि जलवायु परिवर्तनों में भी, इसमें आपको विकास में जो विकास हो रही है, जलवायु परिवर्तन का जो जलवायु परिवर्तन को लेके भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं सतत विकास और जो भी सारे चीज़ है संवेदनशील ये डूब जाते हैं और यहाँ पे निवेश नहीं आता है, जिससे कहीं कहीं व्यक्तियों की जीवन पे प्रभाव पड़ता है। ये आर्टिकल जो है ये भारत में भारत ने सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता स्वीकार की है उससे संबंधित है। इसको आप जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ आपको पता है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अगस्त 2021 के लिए अध्यक्षता तौर पे गठन किया, अध्यक्ष पद गठन किए हैं इन्होंने। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि भारत 2020, 21 और 22 के लिए 2 वर्षों के लिए ये क्या करेंगे, इसमें अस्थायी सदस्य बने हैं। जनवरी ये कब स्टार्ट किए, इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है जनवरी 2020 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये 8वां कार्यकाल है भारत ये 8वें कार्यकाल में अपना। उसके बाद कुछ हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। इनकी जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संधि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों के साथ हुआ था। इनका जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है अनुच्छेद 23 में इनकी संरचना की बात की गई है, ठीक है, किस तरह से ये संरचना किया गया है। ये जो 6 के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ 5 और इनके अनबॉडी है, अंग है। ये है महासभा, उसके बाद न्यायिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इनके क्या है, 5 अलग अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रमुख इनका कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इनकी जो 5 अंग है, ठीक है, हमने जो देखा इनकी जो 5 अंग है, इनका कार्य है सिर्फ सिफारिश देना। अब इनको सिफारिश देंगे, लेकिन केवल सुरक्षा परिषद के पास ही निर्णय लेने की शक्तियां है। इन 5 के पास सिर्फ सिफारिश देने की शक्तियां है और इनके पास निर्णय लेने की शक्तियां है। इनका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद हम देखते हैं सुरक्षा परिषद का और कुछ डिटेल। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य है वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी मतलब गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब
अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य का 2 सालों का कार्यकाल होता है। इनका 2 वर्षों पे 5 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आधार पे ही चुना जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि दक्षिणी अफ्रीका, एशिया के क्षेत्र, तो ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर वर्ष जो होता है ना 5 वर्ष, जैसे देखिए इस पॉइंट पे ये बताया गया है कि 15 महीने में ये हर के पास अध्यक्षता एक एक महीने के लिए जाती है। अभी अगस्त में भारत के पास है, तो सितंबर में किन्हीं और के पास जाएगा, अक्टूबर में किसी और के पास आएगा, तो ये अध्यक्षता घूमते रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के इसमें मत देने की बात की जाती है। मत पे कैसे, इसमें जो मत का प्रावधान है कि 15 में से बहुमत जिसके पास रहेगा उसके पास ये मत दे सकता है। लेकिन जो अस्थायी सदस्य है 5 जो अस्थायी सदस्य है, इनके पास एक विशेष वीटो शक्ति होता है। ये यदि वीटो का प्रस्ताव रख दे, यदि वीटो लगा दे, तो उन पे उनकी जो भी विषय है उन पे ये वो शक्तियाँ बढ़ जाता है। राइट, इनके पास सभी का बहुमत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास वीटो दे के विशेष अधिकार इनको प्रदान किया गया है। अध्यक्ष बने हैं तो इनका क्या फोकस एरिया होना चाहिए, कहाँ पे ये काम करना चाहेंगे? तो सबसे पहला जो फोकस एरिया है ये दक्षिण चीन सागर में काम करना चाहेंगे। भारत चाहेगा कि दक्षिण चीन सागर में जो नौसेना है उनका जो स्वतंत्रता मिले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिल पाए और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने की संभावना जताई जा रही है कि भारत यहीं पे सबसे ज़्यादा जताया जाएगा। और इसके लिए ही भारत की समुद्री सुरक्षा को लेकर चीज़ें चल रही है कि समुद्री सुरक्षा को किस तरह से निपटने की जरूरत है और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री UNSC को संबोधित करेंगे, जिसपे वो समुद्री सुरक्षा पे चर्चा करेंगे, समुद्री सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानून। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समर्थन देना और अपने गतिविधियां और जो विदेशी है इनको प्रोवाइड करना। तो हर वक्त भारत चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां है, उनको सम्मान दिया जाए और उनका समर्थन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आतंकवादी प्रतिरोध। भारत चाहता है कि आतंकवादी जो प्रतिरोध है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, शांति रहे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा हो। उसके लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्त कार्यबल जो होती है उनके जो लिस्ट होते हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ग्रीन लिस्ट, तो इनमें यदि आप इससे एक्टिविटी में फंड यदि देते हैं, इससे देते हैं, तो आपको ग्रे लिस्ट में, जैसे पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया है, अब भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भारत की फोकसिंग एरिया होगा। उसके बाद भारत चाहेगा कि शांति स्थापित हो। भारत संयुक्त राष्ट्र जो मिशन होता है, ठीक है, सेना का मिशन होता है, उसमें भारत एक इसका सदस्य है और इसके लिए भारत एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें इनका काम जो होगा